तो हम शुरू करते हैं। जीनोसाइड दो शब्दों से बना है, जो बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ कि जीनो जो ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है बर्थ, ट्राइब, रेस, और दूसरा शब्द है साइड जो लैटिन शब्द है, इसका मतलब है मारना, किल करना। जीनोसाइड आम हिंसा से इस लेवल से अलग है कि जीनोसाइड में मास किलिंग होती है। जिस तरीके से हमने यहूदियों को नरसंहार देखा था, या और भी जो बड़े जनसंहार पहले हो चुके हैं उनको देख रहे हैं। ब्लैक का हमने देखा था, काले लोगों का जनसंहार देखा था। उसी क्रम में ये इसको जेनोसाइड को देखा जाता है। तो अमर सेन ये कहते हैं कि कोई भी हिंसा जो शुरू होती है वो शुरू होती है मानसिक रूप से। पहले हमारा मस्तिष्क जो है वो हिंसक होता है, वो असहिष्णु होता है, फिर वो असहिष्णुता, वो हिंसा हमारे व्यवहार में आती है। तो इस रूप में हम देखें तो दंगे जो होते हैं वो सांप्रदायिकता के मूर्त रूप होते हैं। पहले वो अमूर्त रूप में हमारे विचारों में होती है, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं, इस तरीके से हम शुरू करते हैं कि हम विचार किस तरीके से हिंसक होते हैं। इसीलिए जब भारत में असहिष्णुता बढ़ी तो बहुत से पत्रकार, लेखकों ने बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो आप याद करें कि जिस टाइम असहिष्णुता बढ़ रही थी वो वही दौर था, ठीक है। तो ये लेखक यही कह रहे थे ना, पहले अगर आप विचार में असहिष्णु हुए तो वो व्यवहार में आपके आ जाएगी। हम देखते हैं बहुत सी ऐसी पहचानें हैं जिसके खिलाफ हम इतने ही असहिष्णु हैं, और वो सरकार द्वारा जहाँ जहाँ सरकार द्वारा प्रायोजित हो जाती है चीजें, वहाँ वहाँ हम उस पूरी पहचान के खिलाफ हो जाते हैं और उनकी हिंसा को, उनके खिलाफ हुई हिंसा को हम सामान्य समझने लगते हैं। हम पाकिस्तान में कादियानियों को देखते हैं, कादियानियों को अगर मार भी दिया जाए तो ऐसा जनमानस में बना दिया गया है कि आम मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ेगा, उनको लगेगा कि जो हुआ सही हुआ। अब एक समुदाय दूसरे समुदाय को अमानवीय घोषित करने की कोशिश करेगा। कोशिश ये किया जाएगा उसके बारे में झूठे बात फैलाई जाए, हर समस्या की जड़ उसको बताया जाए, ठीक है। ये एक तरीका होता है। अब इसको जो सरकार किसकी बनेगी, जो सत्ता में जिनके जो दल ज़्यादा होता है, जो समुदाय ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी सरकार बन गई। तो वो सरकार करती क्या है, जैसे अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ हिटलर के वक्त में। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जर्मन पहचान की जगह किस पहचान को महत्व दिया, नस्ल की पहचान को महत्व दिया, ठीक है। आर्य को और यहूदियों में बांट दिया। दो पहचान होना ज़रूरी है टकराव के लिए। अब इनमें बांट दिया। अब फिर यहूदियों के बारे में क्या हुआ, तरह तरह से मिथ गढ़े गए, उनको गालियाँ दी गई, उनको अमानवीय घोषित करने की कोशिश की गई। इसके ऊपर जो रैबिट बहुत अच्छी फिल्म आई है, मैं इस फिल्म का भी रिव्यू करूँगा। तो बता ये रहा हूँ कि किस तरीके से फिर क्या करता है, जो समुदाय सत्ता में होता है वो सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देती है फिर, ठीक है। वो जब हिंसा होती है, जब छुटपुट हिंसाएं शुरू होती है, तो फिर जो कातिल होते हैं, जो दूसरे समुदाय को मारे होते हैं, उनको हीरो की तरफ पेश किया जाता है, उनको योद्धा बताया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे मनोबल बढ़ता है दूसरे लोगों का, दूसरे युवाओं का, ठीक है, कि भाई देश हित के लिए मारो, अपने समुदाय हित के लिए मारो, धर्म की रक्षा के लिए मारो। तो इस तरीके की बात बढ़ती है। हम पाकिस्तान में कादियानियों के कत्ल को भी इसी तरह देख सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक को मार दिया गया, अब फेसबुक पर उसको गाजी लिख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो दूसरे कातिल है उनका मनोबल इससे बढ़ता है। और जब ये बड़े पैमाने पर होता है, जब हिंसा सामान्य हो जाती है और ये चीज़ें सरकार द्वारा ज़्यादा लगातार प्रसारित की जाती है, फिर क्या होता है, प्रचार माध्यम द्वारा जब ये सबके दिमाग में डाल दिया जाता है कि अगला समुदाय वो अमानवीय है, उनकी वजह से देश का नुकसान हो रहा है, समुदाय का नुकसान हो रहा है, धर्म का नुकसान हो रहा है, तो फिर सरकारें बड़ा स्टेप उठाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, मास किलिंग शुरू करती हैं। म्यांमार में देखिए क्या हुआ, उनको बांग्लादेशी बताया गया, फिर उनको बताया गया कि वो लोग मार देते हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हिंसक गतिविधियां कर रहे हैं। हमारा धर्म जो है बौद्ध धर्म, तो वो तो अहिंसक धर्म है। इस तरीके श्रीलंका में भी इसी तरीके से घटना हुई। फिर क्या हुआ, उसको फिर लोगों के दिमाग को तैयार कर दिया गया कि अब वो बड़ी हिंसा होगी, सरकार अगर बहुत लोगों को मार रही है तो बाकी की जो जनता है वो सामान्य बनी रहती है। जर्मनी में जब मारा गया यहूदियों को, तो बाकी जर्मन उसी तरह सभ्य बने रहे, ठीक है। तो इस तरीके से सरकारें जनसंहार के लिए लोगों को तैयार कर दी, लोगों के दिमाग को तैयार करती है। ये आप हर जगह देखेंगे, अगर किसी देश में ऐसा घट रहा है तो आप इसको देखिए कि ये सब सारे सिम्टम्स में नज़र आएंगे। कातिलों का महिमा मंडन,
सारे जो देश में अहित हो रहा है या कुछ भी बुरा हो रहा है उसको किसी समुदाय विशेष से जोड़ देना, फिर क्या करना, सरकारी तंत्रों द्वारा उनके खिलाफ अफवाह उड़ाना या उनके खिलाफ तरह तरीके से बातें करना, ठीक है, और हिंसा को सामान्य करना, ठीक है, उनके अधिकारों को मिनिमाइज़ करना, ये सब पूरा एक प्रोसेस चलता है। आप यहूदियों की हिंसा से पहले, उनकी जनसंहार से पहले आप देखिए न्यूरमबर्ग लॉ बना था, उनके अधिकारों को धीरे धीरे कम किया गया, ठीक है, उसके बाद हिंसा हुई, उसके बाद जाके मारा गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने का तरीका ये है कि अगर हम विभिन्न पहचानों को किसी एक समावेशी पहचान में मिला दें तो फिर क्या होगा कि विभिन्न पहचानों का महत्व कम हो जाएगा। जैसे हम भारत के संदर्भ में बोलें कि हम भारत में अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग, अलग अलग लिंग हैं, इन सब की पहचान को अगर हम नागरिक, भारत के नागरिक की पहचान में मिला दें और उस नागरिकता के आधार पर हम अधिकार, गरिमा, हित सब सुनिश्चित कर दें तो बाकी पहचानों का महत्व कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। एक बड़ा मशहूर एक सवाल पूछा था APJ अब्दुल कलाम से, कि उनसे पूछा था एक बच्ची ने कि आप मुसलमान हैं कि आप भारतीय, इंडियन है, ये सवाल पूछा जाता मुसलमानों से ख़ास तौर से। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले मनुष्य हूँ और बाकी की दोनों पहचानें मेरी एक इस पहचान में समा जाती है। तो इसी तरीके की बात है समावेशी पहचान की। अब समावेशी पहचान जिस तरीके से भारत के संदर्भ में बताया कि अगर नागरिकता के रूप में कर दिया जाए, उसी तरीके से अगर विश्व स्तर पर किया जाए तो हम मनुष्य के रूप में अगर पहचान को सुनिश्चित कर दें, उसको प्राथमिक बना दें और मानव अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बना दें, तो फिर क्या होगा कि कोई देश अगर मानव अधिकार उल्लंघन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसको रोकने के लिए है तो इस तरीके से संघर्ष रुकने लगेंगे, ठीक है। धार्मिक संघर्ष रोकने के क्या तरीके होते हैं? धार्मिक संघर्ष को भी इसी तरह रोका जाता है, उनको जो है धर्मनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। फिर क्या कि दूसरा एक तरीका है कि उनको मल्टीकल्चरलिज्म जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हर पहचान कुछ न कुछ अपनी विशेषता रखती है, उन विशेषताओं को बचा के रखें। जैसे कि मुस्लिम है तो मुस्लिमों की कुछ ट्रेडिशनल वे में जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे लेकिन वो उनकी पहचान का हिस्सा है, तो उसको सुनिश्चित करने आर्टिकल 29 और 30 भारतीय संविधान में दिया गया है कि आप अपनी पहचान को सुनिश्चित कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पहचानों के टकराव को हम रोक सकते हैं। और जब दो पहचानों के टकराव को रोक के किसी एक समावेशी पहचान को हम बढ़ावा देंगे तो इससे जनसंहार या रुक जाएगा। और इस तरीके अच्छा, लोकतंत्र एक ज़रूरी बात है कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक, जितने ज़्यादा लोकतांत्रिक होंगे उतने ज़्यादा हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। सरकारी संस्था किसी एक के नियंत्रण में नहीं होगी। लोकतंत्र को बढ़ावा देने में एक बात ये भी कही जाती है कि जब वोट जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के हिसाब से ना हो, उसमें तरीका ये होना चाहिए कि 50% जिसको वोट मिले वो वही जीते। तो इस तरीके से क्या होगा, जब 50% वोट वाली बात हो जाएगी तो जो छोटे छोटे समुदाय हैं इनका महत्व वोटिंग में बढ़ जाएगा। अभी क्या होता है कि मुस्लिम यादव मिल गए या कोई दो बड़ी पहचान मिल गई तो वो क्या होता है कि वो बंदा जीत जाता है, ठीक है। दो पहचान मिल के जो है वो अगर 31% वोट पाया, बाकी ने 30% वोट पाया तो वो 1% से जीत जाता है। अगर उसको 50% कंपलसरी कर दिया कि 50% से ज़्यादा लाना है तो हर कैंडिडेट को, हर पार्टी को ये मजबूरी हो जाएगी कि बाकी छोटी छोटी पहचानों को भी महत्व दे और उनकी भी बातें सुने। तो इस तरीके से समावेशी पहचान को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम इसको रोक नहीं सकते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कोशिश करनी ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।